बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस के लेक्चर चल रहे हैं और मैंने आपसे कहा था ये चार लेक्चर्स की एक सीरीज है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया, फर्स्ट लेक्चर में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस का इंट्रो किया कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं और हमें कौन कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने हैं। फिर हमारे पास सेकंड लेक्चर था और सेकंड लेक्चर में हमने सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े। ये वो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ लिखे जाते हैं। इसमें हमने 6 स्ट्रक्चर पढ़े। हमने कहा इसमें 0 कंडीशन होती है, दोनों क्लोजेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। सेकंड कंडीशन है पास्ट इंडेफिनिट, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। थर्ड कंडीशन है पास्ट परफेक्ट और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है। फिर हमारे पास मिक्स्ड 1 है और मिक्स्ड 2 है। ये 6 कंडीशंस हमने पढ़े और ना सिर्फ ये 6 कंडीशनल सेंटेंसेस हमने पढ़े, इनके साथ हमने इनके इन्वर्जन भी पढ़ा। और इन्वर्जन में हमने क्या कहा कि 0 कंडीशन की इन्वर्जन नहीं होती है। फर्स्ट को हम इन्वर्जन करते हैं यानी कि इफ के बगैर लिखते हैं किसके साथ, शुड के साथ, और शुड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड को हम इन्वर्जन के साथ लिखते हैं वर के साथ, और वर के साथ हमें कौन सी फॉर्म आएगी, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। उसके बाद हेड, जो थर्ड कंडीशन है उसको हम इन्वर्जन बनाते हैं किसके साथ, हेड के साथ, और हेड के साथ डेफिनेटली कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। हमने 6 स्ट्रक्चर कंडीशनल के देखे सबऑर्डिनेट में और उनके साथ 3 स्ट्रक्चर उनके देखे थे इन्वर्जन में। और मैं दोबारा बता दूं फटाफट से, इन्वर्जन हम कब किसे बोलते हैं, जब हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, जब हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं कहां पर, सब्जेक्ट से पहले। और ऐसी सूरत में फिर कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने इफ नहीं लिखना होता, हम शुड से स्टार्ट करेंगे, वर से स्टार्ट करेंगे या हैड से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड लेक्चर था और थर्ड लेक्चर में हमने विश के कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े। और हमने कहा कि हमें टाइम चाहिए होता है विश के लिए, हमें सबसे पहले टाइम आइडेंटिफाई करना होता है। टाइम आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 2 तरीकाकार है, या तो हम कीवर्ड के थ्रू ट्रांसलेट अपना टाइम आइडेंटिफाई करेंगे, या अगर सेंटेंस में कीवर्ड नहीं है कोई टाइम का तो फिर किसके थ्रू करेंगे, विश के थ्रू। फिर हमने ये कहा कि अगर प्रेजेंट की विश होगी तो फिर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे यानी कि हम इसको लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के साथ। अगर हमारे पास पास्ट की कंडीशन विश होगी तो हम उसे 2 तरह से लिख सकते हैं, हम उसे पास्ट परफेक्ट के साथ लिख सकते हैं या हम बेटे उसे लिखेंगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। हमने ये स्ट्रक्चर देखे थे अपने विश वाले स्ट्रक्चर सेंटेंस में, अपने विश वाले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 3 में। उसके बाद अगर फ्यूचर की कंडीशन है तो फ्यूचर की कंडीशन के लिए आपको लिखना है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। और फिर हमने विश के लिए कुछ एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस किया, क्योंकि विश वाले सेंटेंसेस में हमें ऑप्शंस को समझ के अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो इसलिए हमारे पास विश का स्ट्रक्चर था, विश के टेंसेस थे, विश के सेंटेंसेस थे कंडीशनल। ये हमारा लेक्चर 3 था। और अभी हमारे पास है हमारा लेक्चर 4 और यहां पर हमारा आखिरी तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। और आखिरी तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास कौन से हैं, सब्जंक्टिव। और सब्जंक्टिव में भी याद रखिएगा, सब्जंक्टिव भी हमारे पास 2 हैं। एक हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव, और एक हमारे पास क्या है, पास्ट सब्जंक्टिव। ये 4 लेक्चर्स की एक सीरीज है। आपने ये 4 लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, नोट करना है, फिर आपके कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होंगे, मुकम्मल। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सब्जंक्टिव को, और सब्जंक्टिव से हम स्टार्ट करेंगे। हम सब्जंक्टिव से कहां से स्टार्ट करेंगे, मैंने आपसे क्या कहा कि सब्जंक्टिव 2 तरह के होते हैं, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट सब्जंक्टिव से, ठीक है। अच्छा आप देखें प्रेजेंट सब्जंक्टिव होता क्या है, हम इसको प्रेजेंट सब्जंक्टिव क्यों बोलते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने मुझे यह बताना है कि आया क्या ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस सही नहीं है। जैसे देखिए मैं कहता हूं, मैं सेंटेंस लिखता हूं द डॉक्टर, और एक ही सेंटेंस से हमारे सारे के सारे रूल क्लियर हो जाएंगे। द डॉक्टर सजेस्टेड दैट, सेंटेंस को आपने अच्छे से पढ़ना है और मुझे सिर्फ ये बताना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। द डॉक्टर सजेस्टेड दैट ही शुड टेक हिज मेडिसिन।
अब इस सेंटेंस को ज़हन में रखिएगा, ही शुड टेक हिज मेडिसिन। अब ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। इस सेंटेंस को अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिख दूं, सामने करके लिख दूं, तो आपके लिए भी आसानी रह जाएगी और मेरे लिए भी आसानी रह जाएगी। ठीक है, टेक हिज मेडिसिन। चलें जी, अब मुझे बताइएगा कि इस सेंटेंस में कोई गलती है हमारे पास। यहां पर आप अपनी वीडियो को रोक लें और इस सेंटेंस को जरा गौर से पढ़ें, जरा गौर से देखिए सेंटेंस को, और उसके बाद फिर अगली बात को पढ़िएगा, अगली बात को सुनिएगा, ताकि आप भी थोड़ा सा दिमाग चलाएं, सिर्फ सुनते ना रह जाएं, देखते ना रह जाएं, थोड़ा दिमाग को हिलाएं भी। जो अल्लाह ताला ने मशीनरी दी है ना आपको, ये इस्तेमाल करने के लिए भी होती है। देखें, ये जो सेंटेंस है ना, द डॉक्टर सजेस्टेड दैट ही शुड टेक हिज मेडिसिन। अब यहां पे एक वर्ड आप देख रहे होंगे, मॉडल एक्सिलरी लिखा हुआ शुड, और जब हम शुड को पढ़ा था हमने, तो हमने क्या कहा था कि शुड का वर्ड यूज होता है सजेशन के लिए या रेकमेंडेशन के लिए। तो जब शुड का वर्ड ही रेकमेंडेशन या सजेशन के लिए यूज होता है, तो याद रखिएगा फिर हमें सजेस्टेड का वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये रेपिटेशन है। रेपिटेशन कैसे है? या तो आप सजेस्टेड का वर्ड लिखेंगे, या आपको कौन सा वर्ड लिखना है? शुड का वर्ड लिखना है। अगर आपने सजेस्टेड लिख दिया तो फिर आपको शुड नहीं लिखना, और अगर आपने शुड लिखना है तो फिर आपको सजेस्टेड नहीं लिखना। लाइक देखिए, आप इस सेंटेंस को दो तरह से ठीक कर सकते हैं। पहला कैसे करेंगे कि आप सजेस्टेड के वर्ड को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? सेड के साथ। जब आपका सेंटेंस यूं चलेगा ना, द डॉक्टर सेड दैट ही शुड टेक हिज मेडिसिन, तो इस सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी एरर नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को सजेस्टेड के साथ ही लिखना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं सर, मैंने ना फर्स्ट वाले पार्ट को सही नहीं करना, मैंने सजेस्टेड ही रहने देना है, मुझे सेकंड वाले पार्ट को सही करना बताएं कि सेकंड वाले पार्ट को कैसे करेंगे, सजेस्टेड के साथ कैसे करेंगे। देखें, अगर मुझे सजेस्टेड के साथ सेंटेंस को ठीक करना है ना, तो फिर सेकंड वाले में, सेकंड पार्ट में मुझे चार चीजों का ख्याल रखना है। कितनी चीजों का ख्याल रखना है? चार चीजों का। मुझे चार रूल्स चाहिए सेकंड पार्ट के लिए, मुझे चार बातों का ख्याल रखना है अगर मैं सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में सजेस्टेड रहने देना चाहता हूं। देखें, नंबर वन याद रखिएगा, नंबर वन क्या है कि आपने सेकंड पार्ट में कोई मॉडल एक्सिलरी नहीं लिखना है। आपने सेकंड पार्ट में कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी नहीं लिखना है। यानी कि अगर आपने सेंटेंस में सजेस्टेड लिखा तो फिर आप शुड नहीं लिखेंगे, क्योंकि सजेस्टेड का इटसेल्फ मतलब ही क्या होता है? शुड, या शुड का इटसेल्फ मतलब क्या होता है? सजेस्टेड। तो दोनों में से एक चीज को तो खत्म करना है, तो हम सजेस्टेड को तो खत्म कर नहीं रहे। तो पहला ही काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला कि आपको कोई मॉडल ऑक्सिलरी नहीं लिखना है, आपको मॉडल ऑक्सिलरी खत्म करना है। तो ये सेंटेंस कैसे चलेगा? ये सेंटेंस चलेगा द डॉक्टर सजेस्टेड दैट, ये सजेस्टेड दैट तक याद रखिएगा, द डॉक्टर सजेस्टेड दैट ही टेक हिज मेडिसिन। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या है, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इंग्लिश का रूल ये है कि अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास में हो तो सेकंड पास में होना चाहिए। लेकिन अब यहां पर सजेस्टेड पास में लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे सेकंड पार्ट के लिए क्या लिखा हुआ है? टेक। तो टेक्निकली अगर मैं पास्ट वाले स्ट्रक्चर के रूल को देखता हूं तो मुझे इस टेक को क्या बनाना होगा? मुझे इस टेक को बनाना होगा टुक। और अगर फर्ज करें मैं इसको पास्ट नहीं बना रहा, पास नहीं बना रहा, मैं इसको प्रेजेंट में रहने देना चाह रहा हूं, तो प्रेजेंट में भी मुझे इस टेक को क्या करना होगा? टेक्स करना होगा, क्योंकि टेक का वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंगली हमारे सब्जेक्ट के साथ अग्री नहीं करता। इस बात को टेक्निकली जरा समझिएगा। देखें, हमने कहा सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है सजेस्टेड का वर्ड। अब हमने सेंटेंस को लिखना है और हमने प्रेजेंट सब्जंक्टिव को खत्म करना है।
ठीक है। अब प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड क्या होता है कि जब आपके सेंटेंस के स्टार्ट में सजेस्टेड का वर्ड लिखा हो तो आपको 4 बातों का ख्याल रखना है। उसमें नंबर 1 आपको क्या ख्याल रखना है कि आपने कोई मॉडल ऑक्सिलरी नहीं लिखना। जब सजेस्टेड लिखा होगा तो यहां पर मस्ट नहीं आ सकता, यहां पे ought to नहीं आ सकता, यहां पे could नहीं आ सकता, यहां पे should नहीं आ सकता। सेकंड पार्ट में कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी नहीं आएगा, याद रखिएगा। दूसरी बात हमने क्या कही है, देखिए सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में है तो सेकंड पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए। तो अगर मैं पास्ट वाला रूल अप्लाई करता हूं तो इस टेक को मुझे क्या बनाना होगा, टुक। और अगर फर्ज करें मैं पास्ट वाला रूल अप्लाई नहीं भी करता तो फिर भी टेक जस्टिफाई नहीं है, फिर भी मुझे इस टेक को क्या बनाना होगा, टेक्स, क्योंकि टेक ही के साथ अग्री नहीं करता, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का एडिशन करना होगा। लेकिन याद रखिएगा हम यहां पे इन दोनों रूल्स को क्या करेंगे, पास्ट और प्रेजेंट के दोनों रूल्स को क्या करेंगे, वायलेट करेंगे। वायलेट कैसे करेंगे कि यहां पे हमने किसी भी टेंस के रूल को फॉलो नहीं करना, चाहे वो प्रेजेंट के बाद पास्ट के बाद पास्ट वाला रूल हो या चाहे वो प्रेजेंट के लिए एस का एडिशन हो। आपने कुछ भी टेंस फॉलो नहीं करना, जस्ट आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, जस्ट आपने वर्ब की बेयर इंफिनिटिव फॉर्म लिखनी है। और बेयर इंफिनिटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो बेस फॉर्म होती है आपके पास, जस्ट फर्स्ट फॉर्म, इसके ऊपर कोई टेंस अब आपने अप्लाई नहीं करना, आपने इसको पास्ट में नहीं लेके जाना, आपने इसके साथ ऐसी इसका एडिशन नहीं करना। यानी कि यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा, टेंस चलेगा, वो हमारे पास ना तो इस टेक को हमने टुक बनाना है, ना ही इस टेक को हमने टेक्स बनाना है। ये टेक ही रहेगा, क्योंकि हमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, हमें बेयर इंफिनिटिव चाहिए। नंबर 1 हमें क्या करना है कि अगर सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में सजेस्टेड आता है तो सेकंड पार्ट के लिए नंबर 1 हमने क्या करना है कि कोई मॉडल ऑक्सिलरी नहीं लिखना। नंबर 2 हमने क्या करना है कि हमने कोई भी टेंस अप्लाई नहीं करना। टेंस अप्लाई नहीं करना तो इसका क्या मतलब है कि हमें बेयर इंफिनिटिव लिखना है, फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लिखनी है, हमने कोई टेंस अप्लाई नहीं करना, ना तो पास्ट के बाद वाला पास्ट वाला रूल अप्लाई करना है, ना ही प्रेजेंट वाला रूल अप्लाई करना है, सीआईएस वाला। और आखिरी बात याद रखिएगा कि अगर ये पैसिव सेंटेंस हुआ तो पैसिव सेंटेंस के लिए आपने बी लिखना है और बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है। जैसे देखें, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैं बोलता हूं द मिनिस्टर, इस सेंटेंस को जरा अच्छे तरीके से देखिएगा, द मिनिस्टर रेकमेंडेड। अब मैं यहां पे सजेस्टेड का वर्ड यूज नहीं कर रहा, यहां पे मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, रेकमेंडेड का। ऊपर सजेस्टेड का वर्ड यूज किया, यहां पे रेकमेंडेड का वर्ड यूज कर रहा हूं। फिर मैं ये भी आपको बताता हूं कि मैं डिफरेंट वर्ड क्यों यूज किया और कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास। द मिनिस्टर रेकमेंडेड दैट द लेटर शुड बी रिटन या मस्ट बी रिटन। अब देखें, अब हमारे पास क्या है, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आ रहा है रेकमेंडेड का वर्ड। रेकमेंडेड का वर्ड आएगा तो हमें समझ में आती है कि सजेस्टेड की तरह हमें सेंटेंस के सेकंड पार्ट के लिए इन 4 रूल्स पर अमल दरामद करना है। नंबर 1 हमें क्या करना है कि हमें अपना मॉडल ऑक्सिलरी हटाना है, मतलब शुड नहीं लिखेंगे। नंबर 2 हमने बेस फॉर्म लिखनी है। अब बेस फॉर्म हमारे पास चूंकि पैसिव सेंटेंस है तो बेस फॉर्म क्या रह जाती है, बी रह जाती है, और बी के साथ कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब हमारा सेंटेंस कैसे चलेगा, द मिनिस्टर रेकमेंडेड दैट द लेटर बी रिटन। पैसिव स्ट्रक्चर में चूंकि बी हम फर्स्ट फॉर्म के तौर पर बेयर इंफिनिटिव के तौर पर यूज कर रहे होते हैं, इसलिए इसमें कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती है, कोई मॉडल ऑक्सिलरी नहीं आता। तो सेंटेंस कैसे चलेगा, द मिनिस्टर रेकमेंडेड दैट द लेटर बी रिटन। यहां पर मॉडल ऑक्सिलरी नहीं आएगा, बी बेयर इंफिनिटिव के फॉर्म के तौर पर यूज होगा और बी के कंप्लीमेंट में कौन सी फॉर्म यूज होगी, पैसिव वॉइस के लिए रिटन का वर्ड यूज होगा।
अब जरा देखिएगा मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पे तो शुड का वर्ड यूज किया और यहां पर मैंने रेकमेंडेड का वर्ड यूज किया। मैंने कहा कि शुड का वर्ड आएगा तो आपको ये 4 रूल अप्लाई करने हैं, मैंने कहा ये रेकमेंडेड का वर्ड आएगा तो आपको ये 4 रूल अप्लाई करने हैं। अब ये तो मुझे उम्मीद है कि आपको रूल समझ में आ गए होंगे। रूल्स क्या है कि अगर आपके सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में सजेस्टेड आता है या रेकमेंडेड आता है तो सेकंड पार्ट के लिए कोई मॉडल ऑक्सिलरी नहीं लिखना, कोई टेंस फॉलो नहीं करना, बेयर इंफिनिटिव फॉर्म यूज करनी है अगर एक्टिव सेंटेंस है, और अगर पैसिव सेंटेंस है तो फिर आपको बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी है। अब हुआ क्या, हमारे पास यहां पर पास सजेस्टेड का वर्ड है, हमारे पास रेकमेंडेड का वर्ड है, सजेस्टेड का वर्ड आ गया, रेकमेंडेड का वर्ड आ गया, तो आपको 4 रूल अप्लाई करने हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सजेस्टेड का वर्ड है और ये रेकमेंडेड का वर्ड है जिस पर आपको ये 4 रूल अप्लाई करने हैं। और ये तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको ये 4 रूल्स तो अब समझ में आ गए होंगे कि आपने मॉडल ऑक्सिलरी नहीं लिखना, आपने कोई टेंस फॉलो नहीं करना, आपने बेयर इंफिनिटिव फॉर्म यूज करनी है, और अगर पैसिव है तो आपने बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी है। लेकिन याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 वर्ड्स हैं जिनके साथ हमें ये 4 रूल अप्लाई करने हैं, हमारे पास और वर्ड्स भी हैं। और वर्ड्स हमारे पास कौन से हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है, देखें आपके पास है एडवाइस का वर्ड, आस्क का वर्ड, कमांड का वर्ड, डिमांड का वर्ड, डिजायर का वर्ड, इंसिस्ट, प्रोपोज, रेकमेंड, रिक्वेस्ट, सजेस्टेड, अर्ज। देखिए ये जितने वर्ड्स आपके सामने दिए हुए हैं ना, ये सारे के सारे असल में आपके पास क्या है, ये सारे के सारे असल में आपके पास कीवर्ड्स हैं। और किसके कीवर्ड्स हैं, ये सारे के सारे आपके पास कीवर्ड्स हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव के। प्रेजेंट सब्जंक्टिव का मतलब क्या है कि अगर इनमें से कोई वर्ड भी आपके सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आ गया तो सेकंड पार्ट के लिए आपको कितने रूल्स अप्लाई करने हैं, कितने रूल्स याद रखने हैं, 4। नंबर 1, आपको कोई मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस में नहीं लिखना, जैसे हमने शुड हटाया है 2 सेंटेंसेस में इससे पहले। फिर आपने कोई टेंस अप्लाई नहीं करना। कोई टेंस अप्लाई ना करने का मतलब क्या है, ना तो पास्ट के बाद पास्ट वाला रूल अप्लाई करना आपने, वो वायलेट करेंगे, ना ही प्रेजेंट के लिए आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली एस या ईएस का एडिशन करना है। जब कोई टेंस अप्लाई नहीं करना तो जस्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, आपने जस्ट वर्ब की बेयर इंफिनिटिव यानी कि बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। इंफिनिटिव हम किसे बोलते हैं, जब हम टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और बेयर इंफिनिटिव हम किसे बोलते हैं, जब हम टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म यूज करते हैं। और 4th नंबर पे आपने क्या याद रखना है, जैसे हमने अभी सेंटेंस किया कि अगर आपका सेंटेंस पैसिव होगा तो आपने बी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, आपने बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी है, आपने कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड यूज नहीं करना। अब जरा दोबारा से बात को समझिएगा, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, अनफॉर्चुनेटली आपने इन सारे वर्ड्स को क्या करना है, इन सारे वर्ड्स की क्रैमिंग करनी है, इन सारे वर्ड्स को आपने क्या करना है, रट्टा मारना है, ताकि आपको ये वर्ड्स अच्छे तरीके से याद हो। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके की वर्ड्स हैं। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपके सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आता है तो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आने पर आपने सेंटेंस के सेकंड पार्ट में, आपने सेंटेंस के सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपने सेंटेंस के सेकंड पार्ट में इन रूल्स को अप्लाई करना है। और रूल्स क्या है, अगर इनमें से कोई वर्ड आपके सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आ गया तो सेकंड पार्ट के लिए आपने कोई मॉडल ऑक्सिलरी नहीं लिखना, आपने कोई टेंस अप्लाई नहीं करना, आपने बेयर इंफिनिटिव यूज करना है, और अगर पैसिव होगा तो आपने बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी है। हम 2 एग्जांपल लेंगे और हमारी बात मुकम्मल होगी। जैसे देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, इट इज नेसेसरी दैट ही शुड टेक एक्सरसाइज। अब देखें हमारे पास सेंटेंस में क्या आ गया, इट इज नेसेसरी। इट इज नेसेसरी हमारे पास इन वर्ड्स में भी शामिल है। जब हमने इट इज नेसेसरी लिख दिया तो इसका मतलब होता है कि हम ये कह रहे हैं कि ये जरूरी है, ये लाजमी है, ये फर्ज है। तो जब हम कह रहे हैं कि ये जरूरी है, ये लाजमी है या फर्ज है, तो फिर हमें शुड लिखने की जरूरत नहीं है। ये याद रखिएगा। जैसे अभी हमने क्या कहा था,
हमने कहा कि हमने सजेस्टेड का वर्ड जब लिख दिया, जब हमने रेकमेंडेड का वर्ड लिख दिया, इसी तरह हम जब ये वर्ड लिख देंगे तो हमें सेकंड पार्ट के लिए शुड या मस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका इटसेल्फ मतलब क्या होता है, सजेशन रेकमेंडेशन होता है। तो जब आपने सजेस्टेड रेकमेंडेड लिख दिया तो फिर आपको शुड और मस्ट लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। इसी तरह अब इस सेंटेंस को हम करेक्ट कैसे करेंगे, इट इज नेसेसरी आ गया तो हमने 4 रूल अप्लाई करने हैं। 4 रूल क्या, सबसे पहले हमने क्या करना है, मॉडल ऑक्सिलरी को उड़ाना है। मॉडल ऑक्सिलरी को उड़ाएंगे तो शुड खत्म हो गया। उसके बाद हमें कोई टेंस अप्लाई नहीं करना, यानी कि हमने यहां पर टेक को, वैसे टेक का वर्ड ही के साथ अग्री नहीं करता, ये कभी भी आप नहीं पढ़ेंगे क्या आप लिखेंगे ही टेक एक्सरसाइज। ही टेक एक्सरसाइज नहीं होता, बल्कि क्या होता है, टेक्स एक्सरसाइज। प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के मुताबिक, सिंपल इंडेफिनिट के रूल के मुताबिक, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के मुताबिक। लेकिन यहां पर हमने बेयर इंफिनिटी फॉर्म करनी है, क्योंकि हमने सेंटेंस में कोई टेंस अप्लाई नहीं करना, इसलिए यहां पे ही टेक्स नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, ही टेक एक्सरसाइज डेली। तो हमारा सेंटेंस कैसे चलेगा, हमारा सेंटेंस चलेगा इट इज नेसेसरी दैट ही टेक एक्सरसाइज डेली। लेकिन आप ये 4 रूल कब अप्लाई कर पाएंगे, जब आपको ये सारे के सारे वर्ड्स याद होंगे। और अगर ये याद होने के बाद जैसे ही आपके सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आएंगे तो आपको फौरन पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव का स्ट्रक्चर है, मुझे प्रेजेंट सब्जंक्टिव के रूल अप्लाई करने हैं, और फौरन से पहले आपके ज़हन में ये 4 के 4 रूल्स आने चाहिए। अब जरा सेकंड सेंटेंस पे आइएगा, और सेकंड सेंटेंस हमारे पास फाइनेस्ट एग्जांपल है किसकी, पैसिव स्ट्रक्चर की, पैसिव सब्जंक्टिव की। द लेबरर्स डिमांडेड, जब डिमांडेड का वर्ड यूज कर दिया तो फिर शुड का वर्ड यूज नहीं होगा। सेंटेंस कैसे चलेगा, द लेबरर्स डिमांडेड दैट, जो मजदूर हैं वो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि उनकी वेजेस बढ़ाई जानी चाहिए। जब हमने डिमांडेड का वर्ड यूज कर दिया ना, तो डिमांड का वर्ड इटसेल्फ सजेशन रेकमेंडेशन डिमांड के लिए यूज होता है, तो इसके लिए आपको सजेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने पहला रूल अप्लाई किया, हमने मॉडल ऑक्सिलरी उड़ा दिया। अब आप देखेंगे कि देयर वेजेस, अब देयर वेजेस जो है ये एक्टिव सेंटेंस नहीं है, बल्कि कौन सा सेंटेंस है, पैसिव, क्योंकि किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट से। और मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर किसी वर्ड के बारे में आपको ये ना पता चल रहा हो कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, छोटा सा सेंटेंस बना लेंगे। जैसे देखिएगा यहां पर हमारे पास वेजेस का वर्ड है, तो मैं बोलता हूं वेजेस, कैन प्ले क्रिकेट। आप मुझे बताइएगा क्या वेजेस क्रिकेट खेल सकती हैं, इसका मतलब वेजेस से ये एक्टिविटी नहीं टेक प्लेस हो सकती, इसलिए ये सब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस में, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट होगा तो डेफिनेटली फिर हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, हमारा सेंटेंस रहेगा पैसिव। तो पैसिव की सूरत में हमने क्या करना है, हमने पैसिव की सूरत में बी लिखना, और बी के साथ कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। तो यहां पर भी हम वही करेंगे, द लेबरर्स डिमांडेड दैट देयर वेजेस बी इंक्रीज्ड। आपको यहां पर कोई मॉडल ऑक्सिलरी लिखने की जरूरत नहीं है। पैसिव वॉइस की सूरत में आपने जस्ट बी लिखना है, और बी के साथ आपको कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। जैसे हमने इससे पहले सेंटेंस भी किया कि द मिनिस्टर रेकमेंडेड दैट द लेटर मस्ट बी रिटन, नहीं आएगा, क्या आएगा, द लेटर बी रिटन, क्योंकि लेटर के साथ सेंटेंस पैसिव था, तो पैसिव के लिए बी लिखेंगे, बी के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। अगर इनमें से कोई वर्ड आपके सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आता है तो सेंटेंस के सेकंड पार्ट के लिए आपको ये 4 रूल अप्लाई करने हैं, और इन्हीं पूरी बात को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास पहली तरह के सब्जंक्टिव कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट सब्जंक्टिव कंडीशनल सेंटेंसेस। और इनके बाद हमारे पास है पास्ट सब्जंक्टिव। अब देखें, पास्ट सब्जंक्टिव हम इन्हें क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पास्ट सब्जंक्टिव हमारे पास, पहली बात तो ये याद रखिएगा, तकरीबन सारे के सारे पास्ट में लिखे जाते हैं, इसलिए इनको पास्ट सब्जंक्टिव बोला जाता है। और ये सब्जंक्टिव सेंटेंसेस, हम इन्हें पास्ट सब्जंक्टिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें हम अनरियल सिचुएशन की बात कर रहे होते हैं, हम इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे होते हैं।
ठीक है, ख्याली बातें कर रहे होते हैं, सपोजिशन की बात कर रहे होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, पास्ट सबजंक्टिव सेंटेंसेस। अब देखें, इनमें दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक हमारे पास सेंटेंसेस कौन से होते हैं, विशफुल। विशफुल का मतलब है कि जैसे आपके पास उर्दू का एक वर्ड होता है काश, जितने भी काश से लिखे जाने वाले वर्ड्स है ना, सेंटेंसेस हैं, वो सारे के सारे पास्ट सब्जंक्टिव आएंगे विशफुल स्टेटमेंट के साथ। और सेकंड तरह के सेंटेंसेस आपके पास कौन से होते हैं, नॉन फैक्चुअल। नॉन फैक्चुअल का मतलब आपके पास क्या होता है, वो सेंटेंसेस जिनका फैक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जो रियल नहीं है, अनरियल है, और इमेजिनरी सिचुएशन है, सपोज्ड सिचुएशन है, फर्ज करें इस तरह हो गया, फर्ज करें इस तरह हो गया, अगर ये ऐसा होता, अगर ये वैसा होता, तो फिर हम ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, नॉन फैक्चुअल स्टेटमेंट, जो कि पार्ट है हमारे पास पास्ट सब्जंक्टिव का। अब देखिए, मैं आपके पास एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने जरा इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सेंटेंस है आपके पास, काश मैं बादशाह होता। आपके पास सेंटेंस क्या है, काश मैं बादशाह होता। बड़ी ईमानदारी के साथ आप इसकी ट्रांसलेशन आपके साथ बनाएंगे, आप अपने पास बनाएंगे। देखिए, ये जो काश वाले जितने भी है ना, ये हमारे पास सारे के सारे कौन से सेंटेंसेस होते हैं, विशफुल सेंटेंसेस होते हैं पास्ट सब्जेक्टिव में। जैसे ही काश आ गया तो इसका मतलब कौन सा आ गया, विशफुल स्टेटमेंट। अब विशफुल स्टेटमेंट में क्या होता है, हम 3-4 तरह से इसको लिख सकते हैं। सबसे आसान तरीका कार क्या होता है कि आप इसको आई विश के साथ लिखेंगे। आप लिखेंगे आई विश आई वर आ किंग, काश मैं बादशाह होता। ठीक है, ये डिफरेंट ट्रांसलेशन हम लिखते हैं इसकी। इसी तरह आप लिखते हैं इफ ओनली, सेम ट्रांसलेशन रहेगी, इफ ओनली आई वर आ किंग। इफ ओनली की ट्रांसलेशन भी क्या रहेगी, काश। इसके बाद आप सेंटेंस लिखेंगे वुड डैट, और वुड डैट के साथ भी आप क्या बनाएंगे, वुड डैट आई वर आ किंग। अब ये याद रखिएगा, जितने भी काश वाले सेंटेंसेस है ना, ये काश वाले सेंटेंसेस किसके साथ लिखे जाते हैं, इफ ओनली के साथ। काश वाले सेंटेंसेस किसके साथ लिखे जाते हैं, विश के साथ। काश वाले सेंटेंसेस इफ ओनली के साथ। आप और काश वाला सेंटेंस किसके साथ लिखा जाएगा, काश वाला सेंटेंस लिखा जाएगा वुड डैट के साथ। और आप देख रहे होंगे कि वुड डैट लिख रहे हो, इफ ओनली लिख रहे हो या विश लिख रहे हो, आप वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं, पास्ट फॉर्म, वर यूज कर रहे हैं। हालांकि वर आई के साथ अग्री नहीं करता है। जब आप लिखेंगे आई वर, तो इसका मतलब ही क्या होगा कि आप पास्ट सब्जंक्टिव लिख रहे हैं। पास्ट सब्जंक्टिव लिखने का मतलब क्या है कि आप क्या लिख रहे हैं, आप सपोजिशन लिख रहे हैं, आप काश लिख रहे हैं, आप इमेजिनरी सेंटेंस लिख रहे हैं। हालांकि वर का वर्ड आई के साथ अग्री नहीं करता। इसी तरह अगर ये ही होता तो ऐसा ही होता कि काश वो बादशाह होता, काश वो बादशाह होता, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होती, ट्रांसलेशन होती वुड डैट ही वाज अ किंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही वर अ किंग। ये याद रखिएगा, जितने भी काश वाले नॉन फैक्चुअल विजुअल सेंटेंसेस होते हैं, इसमें हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग के लिए क्या यूज किया जाता है, वर यूज किया जाता है। विश के साथ वर यूज किया जाता है, इफ ओनली के साथ वर यूज किया जाता है, वुड डैट के साथ। इसी तरह आपके पास स्ट्रक्चर है ही वुड रादर यू। देखिए, अभी हम अनयूजुअल में 2 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अगर आपके पास सेंटेंस में वुड रादर लिखा हुआ हो ना, सिर्फ वुड रादर लिखा हुआ हो, तो वुड रादर के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। लेकिन अगर वुड रादर के बाद कोई नाउन प्रोनाउन लिखा हुआ हो, तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी होती, फिर आपने कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, सेकंड फॉर्म। ये अभी हम इसी कंडीशनल सेंटेंसेस के बाद जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज चलेगी वर्ब के हवाले से, वो हमारे पास होंगे कॉजेटिव वर्ब्स, अनयूजुअल वर्ब्स। उसमें हम जाकर इन दोनों रूल्स को डिटेल के साथ ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेंगे। बहरहाल याद रखिएगा, ही वुड रादर यू कॉल्ड द पुलिस का मतलब है कि काश उसने तुम्हें पुलिस बुलाने के लिए कहा होता। ये जितने भी काश वाले वर्ड होते हैं ना, ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे पास किस में चलते हैं, विश में चलते हैं। और आप देख रहे होंगे कि अगर इनमें स्टेट ऑफ बीइंग आ रही है, तो स्टेट को हम किसके साथ लिखेंगे, वर के साथ।
और अगर इनमें कोई एक्शन आ रहा है तो एक्शन हमने किसके साथ लिखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। जैसे मैं पॉइंट आउट कर देता हूं आपको, यहां पे था इफ ओनली द वेदर वर फाइन, काश मौसम अच्छा होता। अब यहां पर स्टेट ऑफ बीइंग है तो वर आ गया। यहां पर हमने भी क्या किया, आई विश आई वर अ किंग, ही वुड दैट ही वर अ किंग। जब भी काश आएगा और स्टेट ऑफ बीइंग होगा तो स्टेट ऑफ बीइंग के लिए क्या लिखेंगे, वर। लेकिन यहां पे देखिएगा आई विश आई न्यू, काश मैं जानता। तो अब आई न्यू यहां पर एक्शन है तो एक्शन के लिए कौन सी फॉर्म आएगी, एक्शन के लिए सेकंड फॉर्म आएगी। इसी तरह आपके पास क्या आएगा, इफ ओनली आई हैड मनी, काश मेरे पास पैसे होते। और यहां पर भी चूंकि एक्शन है स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है तो हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हैज हैव की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे। ही वुड रादर यू, जब यू आ गया तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी, सेकंड फॉर्म लिखी। जब भी काश वाले सेंटेंसेस आएंगे और काश वाले सेंटेंसेस में स्टेट ऑफ बीइंग होगा तो स्टेट ऑफ बीइंग के लिए आपने लिखना है वर, और अगर एक्शन होगा तो एक्शन आपने लिखना है सेकंड फॉर्म के साथ। इसके बाद आप आएंगे नॉन फैक्चुअल पे, बड़े ही इंपॉर्टेंट है नॉन फैक्चुअल। देखिए नॉन फैक्चुअल में एक वर्ड तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जिसके अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन भी क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, एज इफ। ठीक है, इसको हम अभी अलहदा से डिस्कस करते हैं, इसके अपने क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं। इसको मैं ज्यादा सारे स्टार्स लगा रहा हूं क्योंकि अगर पास्ट सब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि पास्ट सब्जेक्टिव में, जैसे फर्ज करें मैं इस बात को कुछ यूं रिफ्रेज कर देता हूं कि अगर मैं पेपर सेटर हूं और मैं पास्ट सब्जेक्टिव में से क्वेश्चन बनाना चाहूं तो बिलीव मी एज इफ मेरी फर्स्ट चॉइस होगी कि मैं इसका क्वेश्चन बनाऊंगा पेपर में। उसके बाद देखिएगा इफ यू वर एट द मीटिंग, क्योंकि यहां पर वो मीटिंग में था नहीं और हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम नॉन फैक्चुअल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। हम नॉन फैक्चुअल का मतलब क्या है कि हम इमेजिनरी कंडीशन की बात कर रहे हैं कि अगर आप मीटिंग पर होते, वो मीटिंग पे नहीं था, इमेजिनरी कंडीशन है आपके पास, याद रखिएगा। उसके बाद आपके पास क्या चलता है, डोंट यू थिंक इट इज टाइम। ये बड़ा आसान सा और याद रखिएगा, दिखने में, पढ़ने में, सुनने में ऐसा लगता है कि इट इज टाइम कौन से एक्शन को, कौन से टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट को, और इसकी ट्रांसलेशन भी प्रेजेंट में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नॉन फैक्चुअल स्टेटमेंट के लिए होता है। डोंट यू थिंक, क्या तुम्हारा ख्याल नहीं है, इट्स टाइम यू हैड अ हेयर कट, कि तुम्हारे बाल कटे हुए होते, इसका मतलब बाल कटे हुए नहीं है, उसने कटिंग नहीं करवाई हुई। तो जब भी आपके सेंटेंस में इट इज टाइम आएगा आपने याद रखना है, आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, सेकंड फॉर्म। जैसे हमने यहां पर हैज हैव की जगह पर क्या यूज किया हुआ है, हैड यूज किया हुआ है। अब जरा आ जाइएगा एज इफ पे। इस पूरी बात में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो हमारे पास एज इफ ही है। अब एज इफ आप क्या करते हैं, अब एज इफ आप पढ़ते हैं सेंटेंस में तीन तरह से। आप कभी एज इफ के बाद वर पढ़े होते हैं, कभी एज इफ के बाद हैड बीन लिखा हुआ होता है, कभी पास्ट इंडेफिनिट लिखा होता है, कभी पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ होता है। तो जरा रूल समझ लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे और हम बात करेंगे कि किस तरह हमने सेंटेंस को लेकर के चलना है। जैसे देखिए रूल क्या कहता हमें, रूल हमारे पास ये है कि एज इफ के बाद, रूल हमारे पास क्या है कि एज इफ के बाद कौन सी फॉर्म आएगी ये डिपेंड करता है एज इफ से पहले वाली क्लॉज पे। अगर एज इफ से पहले प्रेजेंट टाइम मेंशन किया हुआ है, कौन सा टाइम मेंशन किया हुआ बेटे, प्रेजेंट टाइम, तो याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम के लिए आपने लिखना है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टाइम है आपके पास, प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट टाइम के लिए लिखना क्या है आपने, पास्ट इंडेफिनिट। और अगर आपके पास पास्ट लिखा हुआ होगा तो पास्ट के लिए आपने क्या करना है, पास्ट परफेक्ट। ये याद रखिएगा, तीन बातें आपने याद रखनी है। अगर आपके पास सेंटेंस के स्टार्ट में प्रेजेंट टाइम दिया हुआ है, प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है और प्रेजेंट के बाद एज इफ लिखा गया है, तो फिर आपने कौन सा टेंस लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट। और अगर आपके सेंटेंस में पास्ट टेंस लिखा हुआ है उसके बाद एज इफ लिखा है तो फिर आपने क्या लिखना है, पास्ट परफेक्ट। लेकिन अगर स्टेट ऑफ बीइंग लिखी हुई है तो स्टेट ऑफ बीइंग आपने याद रखना है, हम वर के साथ लिखते हैं या हम किसके साथ लिखते हैं, हैड बीन के साथ।
एक्शन होगा तो किसके साथ आएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट के साथ। लेकिन अगर स्टेट ऑफ बीइंग है तो प्रेजेंट के लिए हम प्रेफर करेंगे वर को और पास्ट के लिए हम प्रेफर करेंगे हैड बीन को। अब ये रूल याद रखिएगा कि एज इफ के बाद कौन सा टेंस आएगा ये डिपेंड करता है उससे पहले वाले क्लॉज पे। अगर इससे पहले प्रेजेंट लिखा हुआ है तो बाद में पास्ट इंडेफिनिट आएगा, अगर इससे पहले पास्ट लिखा हुआ है तो बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा। स्टेट ऑफ बीइंग के लिए हम लिखेंगे वर लिखेंगे सॉरी, और स्टेट ऑफ बीइंग के लिए हम क्या लिखेंगे, हैड बीन लिखेंगे अगर पहले पास्ट लिखा हुआ है। अब देखें पेपर बनाने वाला हमारे पास क्या करता है, जैसे हम पहले बात करके आए हैं, पेपर बनाने वाला हमें क्वेश्चन में घसीटता नहीं है, वो हमें ऑप्शंस में घसीटता है, वो हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है ऑप्शंस में, वो हमें तोड़ने की कोशिश करता है ऑप्शंस में, वो हमारा कॉन्फिडेंस लो करने की कोशिश करता है, हमें डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है ऑप्शंस में, और वो हमेशा से इनोवेटिव टाइप के ऑप्शन बनाता है ताकि बच्चे के पास वो जो रूल बच्चा पढ़कर आया ना, बच्चे के पास उसका आंसर कम हो और मैं कंफ्यूजन में ज्यादा लेकर के जाऊं। देखिए एज इफ का रूल आपने पढ़ लिया, अब हम 1 बाय 1 करके सेम स्टेटमेंट के साथ दो दो क्वेश्चन को करेंगे। जैसे देखें पहले दो क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहले जो दो क्वेश्चन हमारे पास, ये हमारे पास चलेंगे स्टेट ऑफ बीइंग के। ये किसके चलेंगे हमारे पास, स्टेट ऑफ बीइंग के। जैसे देखें लिंडा स्पीक्स एज इफ, अब एज इफ आ गया हमारे पास, यहां पर भी सेम सेंटेंस है, एज इफ आ गया। शी डैश अ बॉस, अब सेंटेंस में वाज नहीं आ सकता, हैज बीन नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, वर। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा बेटे, वर। अब जैसे ही हम सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं ना, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेम स्टेटमेंट है, सिर्फ ऑप्शन चेंज की गई है। ऑप्शन में क्या किया गया है कि वर की जगह पर क्या लिख दिया गया है, हैड बीन। अब इस तो हम कभी लिख नहीं सकते एज इफ के बाद, हैज बीन तो हम लिख नहीं सकते, वाज तो हम लिख नहीं सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहते हैं यार वर आना चाहिए क्योंकि सेंटेंस के स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है, स्पीक्स लिखा हुआ है। अगर यहां पे स्पीक्स की जगह पे स्पोक होता, सेकंड टेंस होता, पास्ट इंडेफिनिट होता, तो फिर तो हैड बीन लिखने में हमें परेशानी कोई नहीं थी। लेकिन उसने लिखा यहां पर प्रेजेंट ही है, लेकिन ऑप्शन में वर की जगह पर क्या दे दिया है, हैड बीन। तो मामला फिर वही है, जब ऑप्शन में 2 + 2 = 4 नहीं होगा तो याद रखिएगा फिर 2 + 2 = 5, 6, 7, 8 में से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 5, क्योंकि ये सबसे सूटेबल सबसे एप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है 4 के बाद। तो हम क्या करेंगे, हमारा यहां पर अगर वर नहीं दिया हुआ, प्रेजेंट ही लिखा हुआ है, तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, हैड बीन होगा। लेकिन याद रखिएगा अगर फर्ज करें सेंटेंस में कुछ यूं होता कि सेंटेंस में दिया गया होता स्पीक्स, सेंटेंस में स्पीक्स ही दिया गया होता और दोनों ऑप्शन दे दी जाती, ऑप्शन होती वर और ऑप्शन होती हैड बीन, और अगर हैड बीन और वर दोनों होता और स्पीक्स होता तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता, वर। इसी तरह अगर सेंटेंस होता स्पोक और स्पोक के बाद वर लिखा हुआ होता या हैड बीन लिखा हुआ होता, तो स्पोक की वजह से फिर हम वर करेक्ट ऑप्शन ना करते, फिर हम करेक्ट ऑप्शन कौन सा करते, हैड बीन। यहां पे दोनों में स्पीक्स ही लिखा हुआ है, पहले वाले में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वर, और दूसरे वाले में जब हम रूल अप्लाई करेंगे मोस्ट सूटेबल का, प्रॉक्सिमिटी का रूल अप्लाई करेंगे कि करीब तरीन आंसर कौन सा बनता है, तो फिर हमारे पास बेटे कौन सा ऑप्शन रहेगा, बीटा ऑप्शन, हैड बीन। ये याद रखिएगा, हमने ऑप्शन के साथ खेलना होता, हमने क्वेश्चन के साथ नहीं खेलना होता। इसके बाद देखें हमारे पास दो क्वेश्चन चलेंगे पास्ट के। पास्ट का मतलब क्या है, जब एज इफ से पहले सेंटेंस में पास्ट दिया गया हो। जैसे देखिए दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सेम है, एज इफ लिखा हुआ है और एज इफ से पहले क्या लिखा हुआ है, देयर वाज अ ह्यूज बैंग। यहां पर भी पास लिखा हुआ है, यहां पर भी पास लिखा हुआ है, लेकिन दोनों की ऑप्शंस डिफरेंट है। अब हम रूल में ये पढ़कर आए हैं कि अगर एज इफ से पहले पास्ट टेंस लिखा हुआ हो, पास्ट टाइम मेंशन किया गया हो, तो हमने इसको करना है पास्ट परफेक्ट के साथ। अब अगेन सेम वही मामला होगा। अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हैं, देयर वाज अ ह्यूज बैंग एज इफ समवन डैश अ रॉकेट आउटसाइड, हैज एक्सप्लोडेड नहीं हो सकता,
और उसके बाद एक्सप्लोर्स नहीं हो सकता, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है और पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है। अब एज इफ से पहले वाज दिया हुआ है, पास्ट है, तो हम अपने रूल के मुताबिक हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, हैड एक्सप्लोडेड। लेकिन हम जैसे ही सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं ना, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या किया हुआ है, आना हैड एक्सप्लोडेड चाहिए, लेकिन उसने ऑप्शन में हैड एक्सप्लोडेड दिया ही नहीं हुआ, हैड एक्सप्लोडेड नहीं दिया हुआ, उसने एक्सप्लोड दे दिया, हैज एक्सप्लोडेड दे दिया, हैव एक्सप्लोडेड दे दिया। अब तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, यहां पर भी वही रूल अप्लाई होगा, जहां पर 2 + 2 = 4 नहीं होता, वहां पे 2 + 2 = 5 होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामर में होता है, याद रखिएगा। हम मोस्ट सूटेबल आंसर पे जाते हैं, तो मोस्ट सूटेबल आंसर चूंकि पास्ट परफेक्ट नहीं दिया हुआ, तो हम पास्ट इंडेफिनेट पे गुजारा करेंगे, और पास्ट इंडेफिनेट में गुजारा करने के लिए हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा लिखना पड़ेगा, एक्सप्लोडेड। अगर पास्ट परफेक्ट दिया हुआ होता तो फिर हमारी सारी की सारी प्रेफरेंस इस पास्ट की वजह से किस पे होती, पास्ट परफेक्ट पे, और अगर पास्ट परफेक्ट नहीं दिया हुआ तो फिर हम किस पे चले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट पे। अपनी एनर्जी जाया नहीं करनी, अपनी मोटिवेशन को नहीं छोड़ना पेपर में, क्योंकि पेपर में क्या होता है, जब आप एक क्वेश्चन पे अपनी मोटिवेशन छोड़ते हैं ना, कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो उसका असर आपके अगले 10 क्वेश्चन पर आता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, गलत किया, सही किया, तो जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बस वही नहीं, आपका एक क्वेश्चन जो आपको डिस्टर्ब करता है, उसका आफ्टर इफेक्ट जो होते हैं, उसके आफ्टर शॉक्स जो होते हैं, वो आपको अगले 10 एमसीक्यूज पे नजर आएंगे। तो परेशान तो होना ही नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा। उम्मीद तो खोनी ही नहीं है, मायूस तो होना ही नहीं है, परेशान तो होना ही नहीं है। और मुसलमान हो, अल्लाह का नाम लेने वाला हो, कलमा पढ़ने वाला हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने वाला हो, और परेशान हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। दुनिया की कोई चीज हमें परेशान नहीं कर सकती अल्लाह के हुक्म से। तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। हमने अगर पास्ट परफेक्ट पास्ट के लिए दिया हुआ है तो हमारी प्रेफरेंस पास्ट परफेक्ट के साथ रहेगी। अगर पास्ट परफेक्ट नहीं है तो फिर हम किस पे जाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट पे। उसके बाद हमारे पास आखिरी 2 सेंटेंसेस हैं, और आखिरी 2 सेंटेंसेस हमारे पास किसके साथ हैं, आखिरी 2 सेंटेंसेस हमारे पास है प्रेजेंट के लिए। और हम रूल क्या पढ़कर आए हैं, हम रूल ये पढ़ के आए हैं कि अगर एज इफ से पहले प्रेजेंट टाइम लिखा हुआ हो तो आपने सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट के साथ मुकम्मल करना है। किसके साथ मुकम्मल करना है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ। जैसे देखिए एज इफ लिखा हुआ है, एज इफ लिखा हुआ है दोनों सेंटेंसेस में, और एज इफ से पहले यहां पर वाज की जगह पर क्या लिखा हुआ है, इज। इसका मतलब एज इफ से पहले क्या आ गया, प्रेजेंट। एज इफ से पहले क्या आ गया, प्रेजेंट। जब एज इफ से पहले प्रेजेंट आ गया तो एज इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। अब पास्ट इंडेफिनिट वाला मामला देखिएगा, यहां पर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट भी दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट भी दिया हुआ है। एक्सप्लोर्स तो हो ही नहीं सकता किसी सूरत, हैज एक्सप्लोडेड तो हो ही नहीं सकता। मुकाबला रहेगा पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के दरमियान एज इफ वाले रूल में। तो यहां पर हम चूंकि प्रेजेंट के साथ हैं तो हम पास्ट परफेक्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। अगर यहां पर वाज होता जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में था, तो अगर हम इसको वाज बना देंगे तो फिर हम डेफिनेटली एक्सप्लोड की जगह पर किसको लेकर के चलेंगे, हैड एक्सप्लोडेड को। लेकिन अभी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, एक्सप्लोडेड। अब उसके बाद जरा देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को, अब ऑप्शंस को देखिएगा, सेम सेंटेंस है। अल्फा ऑप्शन क्या आ गया, हैज एक्सप्लोडेड। बीटा ऑप्शन क्या आ गया, वुड एक्सप्लोडेड। अब वुड के साथ सेकंड फॉर्म तो डायरेक्टली कभी आ ही नहीं सकती, तो ग्रामेटिकली गलत है, स्ट्रक्चर ही गलत है। एक्सप्लोर्स आ नहीं सकता, प्रेजेंट नहीं आ सकता, हैज एक्सप्लोडेड प्रेजेंट नहीं आ सकता। अब यहां पर पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट उसने ऑप्शन में दिया नहीं, हमें परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने की नाकाम कोशिश किया उसने, और उसने ऑप्शन कौन सा दे दिया, हैड एक्सप्लोडेड। याद रखिएगा हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस प्रेजेंट की सूरत में अगर एज इफ से पहले प्रेजेंट होगा तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगी। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा तो फिर हम सेकंड प्रायोरिटी पे जाएंगे, और सेकंड प्रायोरिटी बेटे हमारे पास कौन सा रहेगा, पास्ट परफेक्ट। और इस वाले सेंटेंस में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हैड एक्सप्लोडेड। आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह सेम स्टेटमेंट के साथ हमारी ऑप्शन चेंज होते हैं तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है।
रूल वैसा ही है जैसा हमने पढ़ लिया, रूल वही रहेगा, लेकिन हमने उस रूल को तो देखना ही देखना है, लेकिन हमने अपने ऑप्शंस को भी देखना है। हम रूल पर तो खेलते ही हैं, लेकिन रूल से ज्यादा हम किस पर खेलते हैं? ऑप्शन पे खेलते हैं। तो हम वर्ब भी यूज करेंगे, हैड बीन भी यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट भी यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट भी यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट भी यूज करेंगे और पास्ट परफेक्ट भी यूज करेंगे। तो यहां पर एज इफ के साथ हमारे सब्जंक्टिव कंडीशनल सेंटेंसेस खत्म होते हैं। ये 4 लेक्चर की सीरीज है। मैं दोबारा आपको बता देता हूं, कंडीशनल सेंटेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है। हर साल पेपर में एक दो क्वेश्चन लाजमी कंडीशनल सेंटेंसेस के होते हैं। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे बच्चों की तरह आपने सारी बात को पढ़ना है, समझना है, याद करना है, नोट करना है, सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल सेंटेंसेस को, विश के स्ट्रक्चर को और सब्जंक्टिव के स्ट्रक्चर को। इंशाल्लाह ताला जब हम अपनी प्रैक्टिस फेज में आप देखेंगे कि हम जब प्रैक्टिस में जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे, किसके? कंडीशनल के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, विश यू ऑल द बेस्ट।